नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले ही आपसे मदद की बात कर लूँ। आप लोग थोड़ा आर्थिक सहायता करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे चैनल निष्पक्ष रूप से ये सारी बातें जो हैं आजकल की वो आप तक पहुंचाता रहे। आज ओवरव्यू में 3 विषय हमेशा की तरह। सबसे पहले, क्या 50,000 का एक्स ग्रेशिया जले पर नमक छिड़कने जैसा है? दूसरा, कौन है भारत में ड्रग लाने वाला? तीसरा, क्या मंत्री चुनाव प्रभारी बनकर निष्पक्ष रह पाएंगे? तो सबसे पहले बात कर लें, क्या 50,000 का एक्स ग्रेशिया जले पर नमक छिड़कना है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार मतलब कल ये कहा कि जो कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 50,000 रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, और ये क्यों हुआ था इसके पीछे बैकग्राउंड है, अपने आप नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एक ऑर्डर किया था और उसमें उस ऑर्डर करते समय उन्होंने कहा था कि भाई बहुत सी पिटीशन आई हैं जिसमें 4 लाख एक्स ग्रेशिया पेमेंट की बात कही जा रही है और गवर्नमेंट का कहना था कि ये एक्स, और सरकार उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी, वो पेमेंट नहीं मिल रहा था। तो सरकार उसमें स्टैंड ये ले रही थी कि जो एक्स ग्रेशिया का पेमेंट है ये डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि पेमेंट करें, मन हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। और इसका हवाला दे रही थी कि एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करके उसको डायरेक्ट किया केंद्र सरकार को कि टू प्रोवाइड एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जो जितने कोविड से मृत्यु हुई है उनके परिवारों को, पर यह भी साथ में उनको एक सुविधा दे दी कि अमाउंट आप तय कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी एक इशू है। अब ये सब जब हो गया तो कल 22 सितंबर को बुधवार के रोज एक एफिडेविट देकर केंद्र सरकार ने कहा कि हम 50,000 रुपया देंगे और ये पेमेंट भी थ्रू स्टेट डिजास्टर जो रिलीफ फंड है उसके थ्रू रिलीज किया जाएगा। अच्छा, जो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने अप्रैल 2015 के एक ऑर्डर के अनुसार अगर इस तरह का कोई डिजास्टर मैनेज वो होता है तो 4 लाख एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने की बात कही हुई है। और इसके अलावा भी जब ये कोविड भी आया और जब इसको डिजास्टर बता दिया गया, उसके बाद ये अप्रैल या मार्च महीने 2020 में एक होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर निकला जिसमें कहा गया था 4 लाख दिया जाएगा, लेकिन 2 ही 3 दिन के अंदर वो सर्कुलर विड्रॉ कर लिया गया था। अब क्या हुआ कि होम मिनिस्ट्री ने जो एफिडेविट दिया है उसमें एक अलग नॉर्म्स उन्होंने कहा है कि हम अलग नॉर्म इसलिए बना रहे हैं, वो 4 लाख वाले को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये पेंडेमिक अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और ये कब तक कंटिन्यू करेगा ये अनिश्चित है और हम लोगों को इसका पता नहीं है। तो हम इसको पता ना होने की वजह से हमारे लिए एस्टिमेट करना इम्पॉसिबल है कि हमारा कितना इसमें पेमेंट लगेगा। इसमें कुछ आर्गूमेंट में दम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो दूसरा आर्गूमेंट वो ये कह रहे हैं कि हमने इसमें बहुत खर्चा किया, हमने कोरोना काल में, कोविड काल में जो एसडीआरएफ है उन्होंने बहुत खर्चा किया लोगों को बचाने में और इस तरह की बातें उन्होंने कही। कितना खर्चा किया नहीं किया वो एक अलग विषय है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि हम जब ये 50,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया कर रहे हैं तो दूसरे जो डिजास्टर होते हैं जिनमें हम 4 लाख रुपया देते हैं उसमें हम कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब इसमें एक बड़ा पेच आ गया है। इसमें बड़ा पेच ये आ गया है कि इसी एफिडेविट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा ये जो कब किसको मिलेगा, जिसका डेथ सर्टिफाइड बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कि इनकी डेथ ड्यू टू कोविड हुई है। अब मैं आपको अपने घर की बात बता दूं, मुझसे जो बड़े भाई थे उनकी कोरोना से डेथ हुई, लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, वो 7-8 दिन कोरोना वार्ड में रहे। उसके बाद भाई कोरोना की तो एक साइकिल होती है, वो साइकिल खत्म हो गई, कोरोना खत्म हो गया, लेकिन लंग्स उनके सारे जा चुके थे। उसके बाद वो शिफ्ट हो गए पल्मोनरी विभाग में और वहाँ पे 2 दिन बाद उनकी डेथ टेक्निकली हार्ट फेल से हुई। तो हुआ सब कोरोना, उसकी वजह से हार्ट कॉम्प्रोमाइज। अब ये कोई डॉक्टर नहीं लिख के देगा कि ये कोरोना से डेथ हुई। मैं एक बात एग्जाम्पल कर रहा हूँ, इस तरह से तमाम ये मिल जाएंगे जहां पे डेथ ड्यू टू कोरोना बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बहुत मुश्किल चीज़ है। एक दूसरी एक मुश्किल चीज़ ये भी है कि जब सरकार, आपको अगर याद हो, लोगों को बेड नहीं दे पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी, एक्नॉलेज नहीं कर रही है कि ये लोगों की डेथ हुई है, लाश को बहाया गया
लाश के ऊपर रामनामी पड़ी थी उसको खींचा गया, तो कहां से वो डेथ सर्टिफिकेट लाएगा वो व्यक्ति? क्योंकि उस समय डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध थे। आपको याद है ना, डॉक्टर आज भी अब छूना मना कर दिया उन्होंने, आला आला लगाना दूर से ही देखते हैं, वहीं बैठ जाओ वहीं से बता दो क्या क्या है। तो जून 30 के ऑर्डर में एक बात और कही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको केंद्र सरकार ने नहीं माना है। उसमें यह भी कहा था कि जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको इशू करने का जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं थोड़ा एक कुछ वैल्यू कह दूं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि हमें पता नहीं और हम कितना पैसा लगेगा। ये जो 50,000 रुपया अभी जैसा सरकार कह रही है कि हम 50,000 रुपया पर फैमिली को देंगे, अभी तक वर्ल्डोमीटर के अनुसार 4,46,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के थ्रू, जो एडमिटेड है सरकार द्वारा। अब अगर इनको 50,000 रुपया पर हेड दिया जाता है और ये 4,46,000 की जगह एस्टिमेट करने के लिए 5 लाख लोगों को रख लीजिए कि 5 लाख लोगों की मृत्यु, तो टोटल कितना पैसा आता है? टोटल पैसा आता है 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर का हमारा डीम प्रोजेक्ट है, उसका टोटल जो बजट है वो 23,000 करोड़ है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं कि क्या इस देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, या आप जो पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं हम बहुत पैसा दे रहे हैं, जो उस 23,000 करोड़ से कम है, वो 20,000 करोड़ है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि 4,46,000 पॉपुलेशन, हमारे यहाँ चूंकि 138 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हमें लगता है कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हालांकि वैल्यू ये है कि हर घर में किसी न किसी नज़दीकी को खोया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और फिर वर्ल्डोमीटर से दुनिया के 235 देश लिस्टेड हैं वर्ल्डोमीटर में, आप खुद जाके गूगल कर लीजिएगा। उसमें से 61 देश, 61 कंट्रीज आर लेस देन 4.5 लाख की पॉपुलेशन। जी, 61 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन 4.5 लाख से कम है, जो हमारे लिए बहुत कम हिस्सा है। अगर इतने लोग उस कंट्रीज में ना रहें तो 61 देश इस दुनिया से उनका नामो निशान ही नहीं रहेगा। मैं सिर्फ एक इसलिए कहा था कि आप जरा इस तरह से भी सोचिए, ये नंबर्स कम नहीं है। दूसरी अब मैं बात कर लूं, जो वो है कि ये कौन भारत में ये ड्रग ला रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहीं ना कहीं तो भाई हिंदुस्तान में ड्रग लैंड हुई है, तो कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है उसमें। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपने उसमें काफ़ी पढ़ लिया होगा। 3,000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई अभी मुंद्रा पोर्ट में, 2 हफ्ते पहले की बात है। और मुंद्रा पोर्ट कौन है? जिसको हमारे अडानी जी द्वारा वो मैनेज किया जाता है। और जब ये 3,000 केजी ये जो हेरोइन पकड़ी गई, इसका संभावित मूल्य, टोटल एस्टिमेटेड इसकी वैल्यू करीब 21,000 करोड़ लगाई गई। अब एक ये भी आरोप है कि जून महीने में करीब 25,000 किलोग्राम हेरोइन हिंदुस्तान में आई थी इसी रूट से और इसी मुंद्रा पोर्ट से, और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1,75,000 करोड़ रुपए थी। मैं ये फिगर्स इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि कहीं उस तरह का हल्ला मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी को इस पे कोई फर्क पड़ रहा। और ये आई कैसे? इसको लाया गया सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के रूप में, इसका इंपोर्ट हुआ कि ये सेमी कट टेलीकॉम पाउडर है, और उसी में के नीचे उसको रख के ऊपर वो पाउडर डाल के ये सब किया गया। और किसके द्वारा मंगाया गया? एक विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ की एक फर्म जिसमें रहने वाले, चेन्नई में वो महिला रहती हैं, और कौन कौन, वो दंपत्ति हैं, दैट इज अ कपल, उन लोग इसके इंपोर्टर थे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका केवल नाम यूज़ किया गया है, केवल नाम यूज़ किया गया है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ बताइए, जो माल जिसको आंध्र प्रदेश जाना है, वो बाई एनी लॉजिक वो विशाखापट्टनम क्यों नहीं अपना माल मंगाएगा? वो मद्रास अपना क्यों नहीं माल मंगाएगा? वो त्रिवेंद्रम अपना क्यों नहीं माल मंगाएगा? और वो मुंबई अपना माल क्यों नहीं मंगाएगा? मुझे इसमें 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो समझ में आती है कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो एक पार्टी विशेष की नहीं है, क्योंकि ये जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसको मुद्रा पोर्ट में वो मैनेज कर सकता है, उनको इनपोर्ट्स में अपरेंटली मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत है। दूसरा, मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ कि वो सारे कुछ छोड़ के मुद्रा में भगा रहे हैं। एक दूसरा, जो नारकोटिक ब्यूरो है, जो CBI है हिंदुस्तान का, जो DRI है, ये सब क्या कर रहे हैं भाई?
ये क्या कर रहे हैं? अभी कहने को उन्होंने कहा कि हमने 4 अफगानिस्तान, 1 उज़्बेक, 3 हिंदुस्तानी को पकड़ा है और कितना 16 की 18 केजी हमने रिकवर भी कर लिया है, इत्यादि इत्यादि। एक एंगल और इसमें आया है जो अब पेपरों में बहुत साफ हो रहा है कि अफीम की बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से खेती होती है अफगानिस्तान में। ये सबको पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हेरोइन बनाने की, उसका प्रोसेस करने की कोई फैक्ट्री अफगानिस्तान में नहीं है। ये फैक्ट्री पाकिस्तान में है। तो अपरेंटली ये मामला ये है कि इसको ये आईएसआई फंडेड है, जिसमें आईएसआई अपनी फंडिंग के लिए या किसी भी कारणों से अफगानिस्तान के साथ कार्टेल बना के हिंदुस्तान के जो इंपोर्टर हैं, जो भी हिंदुस्तान में इस काम को कर रहा है, उनके सपोर्ट से कुछ इस तरह का एक ड्रग कार्टेल चल रहा है। अडानी जी ने ये कहा है कि भाई हमारा काम पुलिसिंग और एग्जामिनिंग इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो पोर्ट मैनेज करते हैं। अब ये आपको और हमको देखना है कि जहां पे हवाई जहाज, अगर हवाई अड्डा जो मैनेज करता हो या जो पोर्ट मैनेज करता हो, वहां पे अगर फेवरेबल हैं आप, तो वो कितना आसान और कितना मुश्किल होता है, ये आप करेंगे। इस पर मैं फिर से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपको सुशांत सिंह राजपूत अभी भी याद है कि नहीं? सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के बाद रिया चक्रवर्ती एक थी, याद आया? एलिजिडली उनके ऊपर आरोप था कि उनके पास से 59 ग्राम 59 ग्राम्स ऑफ ड्रग कोई पाया गया था। यहाँ 3000 केजी है। रिया चक्रवर्ती को कहाँ कितने दिन जेल डाल दिया गया था और जमानत नहीं हुई थी, और पूरा देश बात कर रहा था, पूरा मीडिया बात कर रहा था। एक हमारे जो जोर जोर से बोलते हैं मीडिया के बड़े साहब, वो भी चिल्ला रहे थे। आपने इस तरह की कोई डिबेट इस 3000 केजी जो अभी आया है हेरोइन की, और जो 25,000 केजी पहले आया था, कोई डिबेट सुनी? खैर, अब अंतिम बात कि ये जो मंत्री जी लोग हैं, ये चुनाव प्रभारी बनकर कितने निष्पक्ष रह पाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आ रहा है, सबकी नज़र वहाँ पे है। समहाउ जो हमारे इलेक्शन मास्टर थे अमित शाह साहब, और उनको बंगाल में जिस तरह से मुंह की उन्होंने खाई है, उनका थोड़ा स्टॉक भी कम हुआ है, लोग भी थोड़ा उनके बारे में वो है, उनकी उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत योगी जी से मतलब वो हटाना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों को बैक करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे भाजपा ने 2 लोगों का मुख्य रूप से, धर्मेंद्र प्रधान जी को एक चुनाव की एक समिति बनाई है या एक कमेटी बनाई है, जिसके प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और उप प्रभारी अनुराग ठाकुर जी हैं। ये दोनों लोग युवा हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी करीब 52 वर्षीय हैं, और इनका एक रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट यूनियन में भी रहे, और एक रिकॉर्ड इनका ये है कि ये हिंदुस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं। 26 मई 2014 से 6 जुलाई 2021 तक, इतना लंबा, जब से देश की सरकार बनी आज तक कोई इतने लंबे पीरियड तक पेट्रोलियम मंत्री नहीं रहा है। इनका एक मैं स्टेटमेंट इसलिए सुना दूं कि वो स्टेटमेंट नहीं आता है, जो स्टेटमेंट धीरे आप सुन लीजिएगा, जब ये कह रहे हैं कि क्या देश को धर्मशाला बनाएंगे, फिर ये कह रहे हैं भारत माता की जय बोलने वाला ही भारत में रह सकता है। भाषा वही बोल रहे हैं, उसी भाषा वाले हैं, इनको वही भाषा आती है। क्या इस देश को हम धर्मशाला बनाएंगे? क्या इस देश को जो है तो ऐसे रह पाएगा? इस विषय पर आज चुनौती हमको स्वीकार करना पड़ेगा, इस विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा। भारत में भारत माता जय कहना ही पड़ेगा, ऐसे लोग ही रह पाएंगे, इसके विचार को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। और दूसरे हमारे जो सबसे श्रेष्ठ अनुराग ठाकुर जी हैं, इनके बारे में कहना ही क्या, कितनी बढ़िया भाषा और कितनी परमार्जित और कितनी मतलब देखने से लगता है कितने विद्वान हैं ये। उस भाषा का भी एक नमूना फिर से आप सुन लीजिएगा। 46 वर्षीय हैं, और इनको ये सब कहने के बाद, जब इन्होंने दिल्ली इलेक्शंस में ये सब कहा था, ये सब कहने के बाद इनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का से प्रमोट किया गया है। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अब मैं बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं, और ये इसलिए पूछ रहा हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को भी मन में रहना चाहिए। आप लोग जब कहीं निकलें या आपस में बात करें तो होना चाहिए। अब आप ये बताइए, जब आप फुल फ्लेजेड केंद्रीय मंत्रियों को एक जगह का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर देते हैं, तो ये कितना जायज़ है? क्या वो निष्पक्ष रहेंगे? क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी चुनाव जिताना रहेगी, कि उनकी पहली प्रायोरिटी वो जो मंत्रिमंडल उनको मिला हुआ है उसमें ठीक से काम वो रहेगा? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको इनको प्रभारी बनाना था
तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा दिलाते, उनको अपने जो संगठन है उसमें लाते और फिर आप प्रभारी बना के करते। मंत्रियों का प्रभारी बनना पर से मेरे हिसाब से उस निष्पक्षता, उस लोकतंत्र के बुनियादी जो उसकी चीज़ है उसके अगेंस्ट है। और दूसरी बात ये भी है कि जब ये यहाँ पे पूरे टाइम लगे रहेंगे बीजेपी को जिताने के लिए, जितना भी टाइम, तो वो जो केंद्रीय मंत्रालय है वो निगलेक्ट होगा कि नहीं, या वो ऐसे ही है, मतलब उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो एक बार बार ये कहा जा रहा है कि नौकरशाही हावी होती जा रही है, नौकरशाही हावी होती जा रही है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि इस मॉडल में नौकरशाही और हावी हो जाएगी? थैंक यू सो मच, आज इतना ही। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।